There is no pre and mains here in CAPF. एंड फॉर यूपीएससी आई थिंक इन दोनों की प्रिपरेशन साथ में ही चलनी चाहिए, क्योंकि एज पर मेरा मानना है कि ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है सिलेबस का डायरेक्टली। तो आप प्री एंड मेंस की तैयारी एक साथ ही कीजिए, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा कि आप जो मेंस की तैयारी करेंगे, हम जो मेंस की तैयारी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम प्री के आंसर्स भी दे सकते हैं। बस प्री में क्या है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हम लोग को करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा और मेंस में लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेंस में क्या है कि आप लास्ट में ये चीज़ नहीं कर पाओगे कि प्री निकलने के बाद अगर आप सोचते हो कि आप मेंस की तैयारी के लिए सेपरेटली फोकस करोगे उसके लिए, तो 3 महीने के ड्यूरेशन में इतना समय नहीं मिलता है। इसीलिए आप प्री की तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए और मेंस के साथ साथ, और लास्ट में जब आपका प्री आएगा नज़दीक में तो आप प्री पे कंसंट्रेटेड फोकस कीजिएगा और मेंस को उस समय के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर प्री निकल जाता है तो उसके बाद मेंस की तैयारी अच्छे से और कीजिएगा। रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, विजन आईएएस हो गया, दृष्टि हो गया, फिर आपका वाजीराम हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो बेसिक रिसोर्स आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा आप फोकस करें कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, न्यूज़पेपर रीडिंग्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग डेली पढ़ते हैं और उसके जो एडिटोरियल्स है उसके एडिटोरियल को आप करंट कंटिन्यूसली उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज हिंदू में कोई एडिटोरियल छपता है, उसको हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद उसको अपने लैंग्वेज में 150-250 वर्ड में अपने अकॉर्डिंग लिखिए। समझ लीजिए उसी में कोई क्वेश्चन छुपा, आप उसका आंसर कर रहे हैं, तो इससे आपकी राइटिंग में बेनिफिट होगा और इससे आपको लिखने में भी फायदा होगा एग्जाम वगैरह में। और प्री की तैयारी भी इसी प्रोसेस से होगी। अचानक से आप सोचोगे कि कोई भगवान प्रकट आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल जितना भी समय जिसको जैसा लगता है उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन कहाँ से मिला था? यार देखो, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं मिलता, मोटिवेशन आपको अपने अंदर से लाना पड़ता है। अगर मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा तो आप बाहर से अगर कोई मोटिवेशन ले भी रहे हो ना, तो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक खत्म हो जाएगा। पर अगर आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन है तो वो कंटिन्यूसली लॉन्ग चलता है और वही बेनिफिशियल होता है आपके लिए। बाहर से आया भी जाएगा तो आप थोड़ा सा क्षणिक टाइप का होता है, टाइम बाउंड होता है और आपको ज़्यादा बेनिफिट भी ये नहीं देता है। तो मोटिवेशन आप खुद के अंदर से लाइए, थोड़ा समय लगेगा पर आपको खुद धीरे धीरे लगने लगेगा कि हाँ हमको ये करना है करना है करना है, तो उसके बाद वो चीज़ें होनी भी लगेंगी। थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है किसी को 1 साल में मिल जाए, किसी को 4 में मिले, चीज़ें में समय लगता है, पर जब होने लगती है तो लाइन से सब कुछ होने लगता है, इसलिए उस पर फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटी इनफ फॉर यूपीएससी? यार मेरा मानना, क्या मानना क्या, एनसीईआरटी से आप बेसिक फाउंडेशन कर सकते हो, बट आज के समय में जहाँ पे कि क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे कि आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, जहाँ पे आपको ब्रेन का आंसर देना है, क्वेश्चंस आपको पता, आंसर्स भी पता, कोई भी लेमैन लैंग्वेज में भी उस पेपर को क्लियरली दे सकता है यूपीएससी के मेंस का। प्री के लिए आपको थोड़ा सा फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी और करंट पे फोकस करना पड़ेगा, पर मेंस के जहाँ तक क्वेश्चंस का सवाल है, लेमैन्स लैंग्वेज में भी आप पेपर को आसान असली से लिख के आ सकते हो। पेपर को अच्छे से लिखने के लिए आपको पेपर को अच्छे से लिखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और वो फोकस कहाँ से आएगा? एडिटोरियल से। अगर आप एडिटोरियल पर डेली लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको एग्जाम में वो फायदा मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी पे रिलाई करना है, पर इतना भी नहीं करना है कि सारा कुछ आपका एनसीईआरटी और सब कुछ उसी से हो जाएगा। ओके, फोकस नहीं बन पाता। देखिए फोकस बनाने के लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मेरे समय में क्या था कि मैं मतलब अर्ली राइजर हूँ शुरू से ही, मैंने मेरा हैबिट है कि 9 साढ़े 9 तक सो जाते हैं और 3-4 साढ़े 4 5 लास्ट उठ जाते हैं हम। तो आप सुबह उठो और उठ के थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम करो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, जितना कम करोगे, जैसे कि आप हैवी एक्सरसाइज अगर स्टार्टिंग में सुबह सुबह करने लगे तो आप थक जाओगे, आपको नींद आ जाएगी, आप आगे पढ़ नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत बेसिक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह, सूर्य नमस्कार वगैरह कर सकते हो, उससे मेडिटेशन कर सकते हो, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है और आपका फोकस भी बना रहता है। तो योगा और मेडिटेशन को अपने हैबिट में डालिए, पेपर रीडिंग करिए और धीरे धीरे, जैसे कि आप अगर कोई चीज़ को कर रहे हो तो बस ये सोच के करो कि मेरे को इन चीज़ों में अच्छा करना है। अगर आप अच्छा करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और आप उन चीज़ों में अच्छे हो जाओगे। आप ये सोचोगे कि लास्ट में हम ये करेंगे, लास्ट में वो करेंगे, तो ऐसा कभी होता नहीं है। शुरू से ही आप फोकस करो। फर्स्ट डे अगर आपको सपोज करते कि हमको आज से आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है, तो ये नहीं कि हम कल से करेंगे परसों से करेंगे। अगर ऐसा करोगे तो कभी वो दिन नहीं आने वाला है। तो स्टार्टिंग से ही आप उसको पकड़ के चलो, एक हैबिट में बना लो।
शेड्यूल बनाने की ज़रूरत होती है, पर एक्चुअली होता ये है कि बेसिक बात करें तो शेड्यूल कभी हम लोग फ़ॉलो नहीं कर पाते। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कहता है कि हम ये शेड्यूल बनाओ और साल भर इसी शेड्यूल को फ़ॉलो किए। तो शेड्यूल आप बना सकते हो, पर उसको टाइमली रिवाइज़ भी करो, क्योंकि एक ही मोनोटोनस रूटीन में चलने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो मोनोटोनस रूटीन के अलावा आप थोड़ा-सा उसमें डिफरेंसेस लाइए। आज इस समय पे ये पढ़ लिया, कल इस समय में वो पढ़ लिया, बीच में आज सुबह क्वेश्चन कर रहे हैं, कल शाम में कर रहे हैं। अगर आप ऐसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे अपने रूटीन में भी, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद है कि सेल्फ एनालाइज आंसर राइटिंग। देखिए, एनालाइज जब आप सेल्फ करना चाहते हैं तो उसको बस आपको 2 चीज़ करना है। आप जब भी अपने पेपर्स को चेक करें, क्योंकि देखिए बाहर से आपका कोई पेपर चेक नहीं करने वाला। अगर कोई चेक करता भी है ना, तो आपको ऑनेस्ट रिमार्क नहीं दे पाता है। तो अगर आपको अपने पेपर खुद से चेक करने हैं तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कैसे चेक करेंगे? तो आपको उसमें ये करना होगा कि क्वेश्चन्स आप पढ़ लिए, आंसर्स लिख लिए। अब आपने अपने आंसर्स लिख लिया, उसके बाद जब आपको खुद से चेक करने की बारी आएगा तो आप सोचो पहले कि क्या इसमें ये पॉइंट लिखा जा सकता था? ये नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हो तब आप बहुत जल्दी रस में रहते हो कि हमको इसको 7 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में आंसर कंप्लीट कर लेना है। पर जब आप चेक करोगे तो चेक करने के लिए आपको दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। आप एज़ अ टीचर इवैल्यूएट करो कि क्या इसमें ये गलती हो सकती है। अब ग्रामेटिकल एरर भी नहीं होना चाहिए ना, तो आप ग्रामेटिकल एरर को पहले ढूँढने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आप ग्रामेटिकल एरर को ढूँढो, धीरे-धीरे आपको धीरे-धीरे कंटेंट में एरर दिखने मिलेंगे। अब जैसे कि आप कोई फैक्ट्स लिख रहे हो, तो फैक्ट्स आपने मान लेते लिखा, तो आपको पता है कि ये फैक्ट्स का बेस आपने कहाँ से उठाया, तो आप उन बेस को खोजो, गूगल पे जाओ, आंसर डालो। आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया, वहाँ पे भी आप अपने आंसर्स को डाल सकते हो, वो एक स्टैंडर्ड मॉडल आंसर दे देंगे। उनसे आप कंपैरिज़न करो, उससे बेनिफिट होगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं आपके कॉम्पिटिशन्स के, जो तैयारी कराते कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनके क्वेश्चंस को आप देखो, उनके आंसर्स को देखो, उनको मॉडल आंसर बनाओ, उसके हिसाब से अपने आंसर्स को मिलाओ और चेक करो। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और खुद से ही चेक करने में फ़ायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करने की शक्ति भी दे रहा है, आपकी गलतियाँ भी आपको बता रहा है और साथ ही साथ आपको न्यू आंसर्स भी मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कोशिश करना है कि ये नहीं कि आज हम 30 आंसर लिखो और 30वां आंसर इवैल्यूएट आज ही करने लगे। आप डेली 2 ही आंसर लिखो, 3 ही आंसर लिखो, उन्हीं को इवैल्यूएट करो। एक साथ 30 आंसर लिख के इवैल्यूएशन करना टाइम बाउंड में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आपको इस पे भी फ़ोकस करना होगा। सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी है। देखिए यार, ये आपके ऊपर है, आपको अगर विल पावर है, डेडिकेशन है, तो आप कर सकते हो। बट कई जगह ऐसा होता है कि आपकी एक जगह पे सिलेक्शन होने के बाद आप थोड़ा-सा ये हो जाते हो कि हाँ, ठीक है, मेरा हो गया, अब आप क्या ही करना है। तो अगर आपके अंदर है ऐसा कि नहीं, हमको कुछ और अच्छा करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी सर्विस में जॉइन कर लो, उसके बाद आगे की प्रिपरेशंस आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, ऐसे कहने की बात है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, अभी एक चीज़ और आपको इसमें बेनिफिट ये होगी ना कि आपको आज लग रहा होगा कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपको प्रेशर ज़्यादा रहेगा। आप सुबह उठोगे, लगेगा ये काम कैसे करें, वो काम कैसे करें। बट धीरे-धीरे अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए और आपको कहीं से सर्विसेज़ में नौकरी लग जाती है, तो उससे आपको एक बेनिफिट भी होगा। तो मेंटल प्रेशर हट जाता है, ये एक बेनिफिट है। बाकी आप टाइम निकालो, तैयारी कर सकते हो। सीजीएल और यूपीएससी की तैयारी साइमल्टेनियसली कैसे करें? यार, ये मैंने किया नहीं है, तो ये मैं नहीं बता पाऊँगा। ये एक्चुअली आप उनसे पूछ सकते हो जिन्होंने किया है। बाकी यूपीएससी सीजीएल का सिलेबस थोड़ा-सा उल्टा है। तो मैथ्स एंड रीज़निंग पे जहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस है, इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस है, यूपीएससी में वैसा उतना कुछ फ़ोकस है नहीं। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के, मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड और मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है और रीज़निंग पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो ही आप ये रिस्क उठाओ, अन्यथा यूपीएससी और सीजीएल की साइमल्टेनियसली तैयारी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हो भी जाएगा तो समझिए लक बेस्ड है, आपका कोई मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कि आपको इतना ज़्यादा डेडिकेटेड टाइम बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो कि आज के सोशल मीडिया के समय में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आप कोशिश करो कि इस तरह की एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ ना ही करो। स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि यूपीएससी हार्ड है, तो आप सीजीएल पे जा सकते हो, सीएपीएफ्स पे जा सकते हो, एनडीए, सीडीएस भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। उसके बाद आप अगर लगता है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई है, तब आप यूपीएससी पे करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। और आपको कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूपीएससी पे जाओ। यूपीएससी की तैयारी करोगे तो कुछ ना कुछ आपको छोटा-मोटा ज़रूर मिल जाएगा, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, विभूति जी, ये तो सबके साथ होता है, 2 अटेम्प्ट्स के बाद डर सबको लगता है। मेरे मेरे भी 3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं और डर लगा रहता है, डर लगा रहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आपको इसको लेना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ एक बार में जस्टिस हो जाता है। आप मेहनत करो, आपका काम है मेहनत करना, रिज़ल्ट्स आना नहीं आना हमारे ऊपर नहीं है। आप फ़ोकस करो अपनी स्टडीज़ पे। एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि जब आप
अच्छे से अगर तैयारी कर रखे होंगे तो कोई भी एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो, यूपीएससी भी निकल सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ हो। अपने पे थोड़ा सा पेशेंस रखो, ज़रूर एक समय आएगा जहाँ पे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं रखना। अगर आप सेल्फ पे डाउट करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि डाउट जहाँ पे अंदर में आ जाता है वहाँ पे माइंड दो टाइप का गेम खेलता है कि क्या मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसी ऊहा-पोह वाली स्थिति हो जाएगी तो फिर आप ना पढ़ पाओगे, ना लिख पाओगे और ना ही किसी जगह पे फोकस कर पाओगे। फैमिलीज़ के टच में रहिए, अपने फ्रेंड से बात करते रहिए, ऐसी स्थिति में अगर आप रहते हो तो डर नहीं लगेगा। और कंटिन्यूअसली, अब ये नहीं कि आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मोटिवेशन वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए। मोटिवेशन वीडियो थोड़ा बहुत आपको फोकस करा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, बट लॉन्ग टाइम आपको अंदर से लेना होगा। और मेरा ये मानना है कि जितना आप हारते हो उतना आपको ताकतवर होना पड़ता है, क्योंकि हारने से ही आप सीखोगे कि ये तरीका गलत था। ये एक्चुअली आप रियलाइज़ करोगे जब आपका सिलेक्शन खुद हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, वो हारे थे तो उस कारण से मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, उससे मैंने बहुत चीज़ सीखी और उस सीखने के क्रम में ही आपका सिलेक्शन अल्टीमेटली लास्ट में कहीं पे हो गया। Yes, this is really a good question. If you have to improve your grammar, तो you have to focus on writings. Fine. Basically, grammar के basic फंडा सबको क्लियर है। हम लोग स्कूल में लार्जली मोर एंड सो सभी को इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से भी है तो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर एज अ सब्जेक्ट 10th एंड 12th तक कंपलसरी रहता है, तो हम लोग उसको पढ़ते रहते हैं। तो ग्रामर की प्रॉब्लम रेयरली किसी को होती है, बहुत ही रेयर। और अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप पहले तो अर्ली लेवल पे सॉर्ट आउट करिए, उसके लिए बहुत सारी किताबें आती हैं। एक मोटी सी किताब आती है हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। एंड इंग्लिश आपकी रीडिंग से ही ठीक हो पाएगी, ग्रामर भी आपकी रीडिंग से ही ठीक हो पाएगी। रीडिंग कहाँ से, तो आप न्यूज़पेपर्स को कंटिन्यूअसली पढ़िए, वो आपको धीरे धीरे सब कुछ हैबिचुअलाइज हो जाएगा, आप सब कुछ एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे और जिस दिन आप सब कुछ एक्सेप्ट करने लगेंगे वो चीज़ आपके अंदर में बैठ जाएगी, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे ये गलत है वो गलत है। अल्टीमेटली ग्रामर उसका आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। यस, बहुत ज़्यादा, ये गलत बात है राहुल जी। यूट्यूब का इस्तेमाल रेस्ट्रिक्शन पे ही करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल यूट्यूब पे करते हो तो फिर ना ही आप पढ़ पाओगे, ना ही आप एंटरटेन कर पाओगे। आप मतलब टाइम बाउंड कर लो कि इस समय केवल पढ़ना है। एक्चुअली ये काम करना स्टार्टिंग में बहुत ही हार्ड रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, धीरे-धीरे इस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। आप एक बार ऐसे कोशिश करो कि आज हम जैसे कि 1 से 4 तक अगर हमको पढ़ना है, तो 1 से 4 तक पढ़ा, फिर आधे घंटे उसको दे सकते हैं। हाँ, चलो आधे घंटे हम मोबाइल में यूट्यूब पे कुछ और देख सकते हैं। बट आप सोचोगे कि हम यूट्यूब चलाते-चलाते सिर्फ दिन भर यूट्यूब पे ही पढ़ लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम अपना फिक्स करना पड़ेगा और कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। आदिल जी का सवाल है रिवीजन के बारे में बताना। देखिए, रिवीजन आपको क्या करना है कि हफ्ते में कम से कम लास्ट डे संडे या सैटरडे, अगर आप संडे को रेस्ट डे रखते हो तो सैटरडे को एटलीस्ट हफ्ते की स्टार्टिंग के जो 5 दिन या 6 दिन में आपने जो भी पढ़ा उसको पढ़ो, दोबारा से रिवाइज करो, क्योंकि एक्चुअली में होता यही है। हम सभी जैसे कि बेसिकली हिस्ट्री के साथ सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम, आप पढ़ लेते हो हिस्ट्री अचानक से इकट्ठा और लास्ट में क्या होता है कि एग्जाम समय आपको लगता है मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, और जब आप रिवाइज करते हो या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो कुछ नहीं याद रहता है। लार्जली ऐसा ही होता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप हफ्ते में 1 दिन रिवीजन को बेसिक फोकस करो। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करो, और जैसे कि मान लो मैंने इस हफ्ते हिस्ट्री याद किया, हिस्ट्री सॉल्व किया क्वेश्चंस उसके, और हिस्ट्री को रिवाइज भी कर लिया, तो नेक्स्ट वीक मैंने इससे पॉलिटी पढ़ा या हिस्ट्री को ही कंटिन्यू किया, तो पीछे वाले हफ्ते का जो क्वेश्चंस है उसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस पढ़ रहे होगे तो आपको बहुत चीज रिवाइज हो जाएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में ये चीज अटैच था, तो वो चीज अपने आप याद आ जाएगा। और अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है लास्ट में। वैसे ये बात कहना आसान है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था और अभी भी है, लेकिन आप इसको हैबिट में लाओगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पीवाई की कैसे एनालाइज करना चाहिए। देखिए, पीवाई क्यू एनालाइज आप जैसे कि बहुत सारे एक्चुअली घटना चक्र वगैरह आप सॉल्व करोगे तो उसको एनालिसिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको अल्टीमेटली दिखने लगेंगे कि आज का जो आंसर का जो ऑप्शन है वही अगले साल क्वेश्चन बन के आता है, तो उसमें ज्यादा लोड नहीं लेना, वो अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाता है। आप बस फोकस करो सॉल्व करने पे। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपके जो इस साल के क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, ऑप्शन से आंसर्स के, वो अगले साल क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, तो उसमें आप फोकस करिए। स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। रिवीजन पे फोकस, मेडिटेशन, योगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, और चीज जैसे कि आप ब्रेक में पढ़ो। ये नहीं कि एक साथ लॉन्ग स्ट्रेच 7 घंटे लगे, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप पहले 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, फिर थोड़ा सा 10 मिनट आधा घंटा का ब्रेक दो। अब ब्रेक में क्या करना, या तो आप सो जाओ, शॉर्ट नैप ले लो, या फिर आप थोड़ा सा घूम फिर लो, टहल लो। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे, फिर दोबारा पढ़ने पढ़ो। नेक्स्ट है
यूपीएससी का इंटरव्यू यार ऐसा था कि जैसे कि मेरे से उन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे बेसिकली जो इंटरव्यू में यूट्यूब पे घूमता है ऐसा कुछ नहीं पूछते कि पैंट की जेब में मतलब कि शर्ट में कितने बटन से कितने स्टेट्स चढ़ के, ऐसा कुछ नहीं पूछते वो आपसे बेसिक पहले तो आपको एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन डालेंगे कि आप एकदम रिलैक्स हो जाओ और उनसे इतने सिंपल बात करने लगो कि उनको लगे कि बच्चा अब एकदम रिलैक्स हो गया है। अब वो आप पे बाउंसर डालना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि एक बार वो अपने आप आपको इतना खोल लेंगे कि आप फिर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आपको बस यही फोकस करना है कि जब वो सिंपल सिंपल हलवा बॉल डालेंगे ना तो आप उसको एकदम आराम से खेलो और एकदम धीरे धीरे आंसर्स करो। जैसे कि मान लो मेरे से सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट यही हुआ कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपके होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओ, फिर पॉलिटिक्स पे चले गए, फिर रिलीजन पे चले गए। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछा और उसके बाद मेरे को लगा कि क्या ही तमाशा चल रहा है, और आपको इतना हंसाएंगे कि आपको हंसी बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ट्रिक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे जहां पे वो आपके एक्सट्रीमिटीज को चेक करेंगे कि आपके ज्यादा अनबायस्ड तो नहीं हो, इस टाइप की चीजें, या फिर एकदम फैक्चुअल चीजें पूछना कर लेंगे। तो वो आपको एक तरह से पहले तो कंफर्टेबल करेंगे, फिर अचानक से हार्ड चीज करना स्टार्ट करेंगे जिससे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, और जिस अगर आप स्टार्ट में ही इजी लेके चल रहे हो, ज्यादा प्रेशर नहीं लिया है, तो इंटरव्यू में मजा ही आता है। मतलब कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे को स्टार्टिंग से लास्ट तक यही लगा कि एकदम सिंपल नॉर्मल बातचीत चली और एकदम आसानी से इंटरव्यू खत्म हो गया। मेरे को मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे। ओके, मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस होता है। मॉक इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चन दागते रहते हैं, मतलब कि आप आंसर दिए नहीं दिए, वो दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, वो आपको एनालिसिस भी करते हैं कई बार बीच बीच में। पर यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या होगा ना कि 4 मेंबर 5 मेंबर जितने का भी बोर्ड बैठा है, एक पूछा, दूसरा को लगा वो हार्ड पूछ रहा है तो दूसरा खुद बीच में पूछ देगा, आपको और इजी कर देगा कि हाँ चलो ये इधर से कंफ्यूजन है तो मेरा आंसर दे दो। तो वो आपस में भी कॉम्पीट करते कि मेरे आंसर्स का ही आंसर, मेरे क्वेश्चंस का ही आंसर दे रहा है, मेरे का नहीं दे रहा है। कई बार क्या होता है कि अगर आप ए से फंस जाओगे, एक से फंस जाओगे एक से फंस जाओगे तो दूसरा पूछेगा आपसे कि और फंसाने की कोशिश करेगा। तो ये पॉसिबल मतलब आपके लिए हार्ड हो जाएगा। इस कारण से आप बच के मतलब की कोशिश करना कि इजी लेके चलो। अगर ज्यादा लोड ले लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। करंट अफेयर कब से शुरू करें? मैम करंट अफेयर आप जब से स्टार्ट करी हो तब से ही शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, ना ही आपके पास समय मिलता है और ना ही आप कर पाओगे। इकट्ठा आप सोचोगे कि 12 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ ले तो पॉसिबल नहीं है। आप न्यूज़पेपर डेली डेली पढ़िए और न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अपने बेस को क्रिएट कीजिए और उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। बाकी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी आती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, उनको भी आप सॉल्व करते रहिए, वो आपको सोल्यूशन आसानी से प्रोवाइड करेंगे। तो अभी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप आज से ही करंट अफेयर उठा लो। टारगेट्स, पेपर पे टारगेट सबके बनते हैं। टारगेट अचीव करना नहीं करना वो आप पे है। अब मान लो मैंने आज टारगेट रखा कि मैं आज 6 चैप्टर पढ़ूंगा और 3 ही पढ़ पाया, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आप जैसा सोच के चल रहे हो वैसा हो जाए। तो 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते तो नेक्स्ट वीक का जो टारगेट होगा, जो आपने पहले से बना रखा है, उसको फाड़ना है और फिर से रिवाइज करना है कि 3 के बाद जो 3 छूट गया उसको पहले कंप्लीट करना, फिर आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आप टारगेट बनाते हो तो उसको स्किप नहीं करना है कि जैसे कि मान लो मैंने आज बनाया कि 6 चैप्टर इस वीक में कंप्लीट करना, मैंने 3 ही कर पाया, तो अगले वीक में 3 चैप्टर खत्म करना, फिर नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करना है। ठीक है, तो जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक नेक्स्ट टारगेट तो बनना नहीं, और बना रखा है तो उसको फाड़ देना है। ये मतलब मैंने ये फंडामेंटल प्रोसेस को इस्तेमाल किया था। बाकी कोई और, हर किसी का अपना अपना मेथड होता है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, इसलिए दूसरों की बातों पर ज्यादा फोकस करने से बेटर है कि आप अपना खुद का मेथड डिवाइस करो, वही आपको लास्ट में सोल्यूशन देगा। यस, यूपीएससी सीएससी और असिस्टेंट कमांडेंट की सिलेबस सेम है, बस आपको इंग्लिश पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो असिस्टेंट कमांडेंट में आपका सिलेक्शन होने का हाई चांस है, अगर आपने फोकस्ड स्टडी किया। वही ना मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, अगर आप किसी चीज की तैयारी दिल से करते हो तो लास्ट में आपको ऐसा कोई ना कोई एग्जाम आ जाएगा जहाँ पे कि आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करके किसी अच्छी जगह पे जा सकते हो। हाँ, पर अगर आप यहाँ पे रुक जाओगे तो आप वही रुक जाओगे, और अगर आप फोकस मेंटेन रखते हुए आगे की तैयारी भी करते रहोगे तो आपका अच्छे से आगे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, व्हाट शुड आई एनालिसिस फॉर ग्रामर? फाइन, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो ग्रामर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रामर पे फोकस क्यों करना है? मतलब कि ग्रामर अल्टीमेटली देखो यार, बचपन से तुम पढ़ते हो कि राम इज अ गुड बॉय, तुम इसमें कभी ग्रामर चेक किया कि राम इज अ गुड बॉय में क्या ग्रामर, क्या गलत, क्या सही? नहीं किया ना। अल्टीमेटली तुम्हारे जहन में वो चीज आ गई कि हाँ ये ऐसे ऐसे सेट होता है। तो अगर आप ग्रामर ढूंढने की कोशिश करोगे तो उसमें टाइम किल बहुत ज्यादा होगा।
ग्रामर ढूँढना नहीं, ग्रामर को एक्सेप्ट करना। आप सेंटेंसेस को पढ़ोगे ना तो वो सेंटेंसेस एज़ इट इज़ आपको याद हो जाएँगी। वो अपने आप आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी, ग्रामर